पहले हम लोगों ने किशोर और वयस्क इनका अंतर देखा था कि किस तरीके से किशोर और वयस्क शिक्षार्थी जो होते हैं वो उनमें डिफरेंसेस क्या होता है। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे कि किशोर और वयस्क शिक्षार्थियों में अंतर को हम अब एक एक पॉइंट में देखेंगे। ऊपर जो हम लोगों ने देख लिया था पिछली क्लास में, उससे आगे बढ़ेंगे। अधिगम के आधार पर देखेंगे कि किशोर छात्र जो होते हैं उनकी क्या क्षमता होती है, एडल्ट जो छात्र हैं, वयस्क छात्र, उनकी क्या क्षमता होती है अधिगम को लेकर के, हम ये देखेंगे। जी लेखा जी बताएं। भैया थोड़ा सा ना बड़ा कर देंगे, थोड़ा दिखने में थोड़ा वो रहता है। अच्छा मैं थोड़ा सा और बड़ा कर, अच्छा अब ठीक है लेखा जी, ठीक ओके। तो इसमें आधार क्या है, अगर एक पॉइंट आधार को ले, अधिगम। अधिगम मतलब होता है लर्निंग, सीखना। अब इसमें सीखना जो है, किशोर के जो सीखने का लेवल होगा और एडल्ट के सीखने का लेवल होगा, दोनों अलग होगा। कैसे अलग होगा? तो किशोर छात्र जो होगा वो अपने टीचर पर डिपेंडेंट होगा, उनको जो सिखाया जाएगा, क्योंकि उनकी बुद्धि अभी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, तो उनको जो टीचर सिखाएंगे उसको वो मान करके उसी के आधार पर उनका लर्निंग यानी अधिगम का प्रोसेस चलेगा। वयस्क छात्र जो होंगे तो टीचर जो एक चीज बताएंगे तो उसमें से चार चीज खुद जोड़ेंगे और अपने नए निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जैसा कि लेखा जी ने बताया अभी कि उन्होंने पीएचडी करा योग वशिष्ठ पर और वो खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचे तुलनात्मक अध्ययन करके। वो एडल्ट छात्र की श्रेणी में आएंगे, उन्होंने पीएचडी करा और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने थोड़ा सा निर्देश लिया अपने गाइड से और ज्यादा योगदान उन्होंने खुद दिया, क्योंकि अगर उन्होंने बुक लिखी, उन्होंने रिसर्च करा, तो गाइड ने रिसर्च नहीं करा, गाइड ने उनको बस ये कहा कि ये इधर उधर भटक तो नहीं रहा है, पुस्तक से दूर तो नहीं जा रहा है, किसी और का व्यू तो नहीं ले रहा है, इनका अपना व्यू तो है, तो सिर्फ उनको निर्देश दिया। काम ज्यादा किन्होंने किया? छात्र ने किया। लेकिन किशोर वाले में यानी कि एडोलसेंस वाली स्थिति में बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें किशोर की भूमिका बहुत थोड़ी होती है, शिक्षक की भूमिका, टीचर की भूमिका बहुत ज्यादा होती है सीखने के प्रोसेस में। अब आते हैं एक्सपीरियंस के मामले में, अनुभव के मामले में। तो एडोलसेंस वाले जो श्रेणी के होते हैं वो कम अनुभवी होते हैं, टीचर का अनुभव उनके काम आता है, टीचर उनको बताते हैं कि हमारा ये अनुभव रहा, अपने अनुभव से जो बताते हैं उसको वो मान लेता है। टीचर के प्रति बहुत ज्यादा जो है उनका भाव होता है कि टीचर ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। तो कम अनुभवी होते हैं और टीचर के अनुभव को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे यही अनुभव सीखने का एक प्रोसेस भी है। लेकिन जो एडल्ट छात्र होते हैं, एडल्ट शिक्षार्थी होते हैं, उनका अपना जीवन का अनुभव होता है, क्योंकि उस समय तक वो कई चीजों से, कई रास्तों से, कठिनाइयों से, अच्छाइयों से गुजर चुके हैं। तो अब उनका अपना एक एक्सपीरियंस है जिससे कि वो अपनी खुद की पहचान बनाते हैं, दूसरे को परख भी सकते हैं। तो एक्सपीरियंस में भी दोनों का फर्क है, तो टीचिंग प्रोसेस में भी फर्क हो जाता है। अब हम आते हैं अधिगम प्रेरणा। अधिगम प्रेरणा क्या है कि लर्निंग के प्रति, सीखने के प्रति जिज्ञासा कितनी उत्पन्न होती है, प्रेरणा कैसे मिलती है। तो जो एडोलसेंस है उसको प्रेरणा अलग तरीकों से मिलती है, जो एडल्ट हैं उनको प्रेरणा अलग तरीके से मिलती है। ठीक है, जैसे कि छोटा बच्चा है तो 250 mg की जो आप दवाई उनको दे दो छोटे बच्चे को, अगर उनको कोई तबीयत खराब हुई, आप पीसीएम दे रहे हो, 250 mg का पीसीएम उनको अगर काम कर जा रहा है, तो जो बड़े लोग हैं उनको 500 mg चाहिए, थोड़ा सा वजन ज्यादा है तो 600 mg चाहिए। उसी तरीके से कहा गया कि प्रेरणा जो मिलेगी सीखने की, वो किशोर को जो सीखने की प्रेरणा मिलेगी वो किताबों से मिलेगी। उनको पुरस्कार मिल जाए तो उससे उनको प्रेरणा मिलेगी, हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, क्योंकि हमें पुरस्कार मिलने वाला है, कोई प्राइज मिलने वाला है। और कई बार नहीं पढ़ रहा है तो मम्मी पापा डांटते भी हैं, पनिश भी करते हैं, नहीं तुम्हें ये चीज कहा था, अब नहीं मिलेगा, साइकिल तुम्हें नहीं देंगे, या स्कूटी देने वाला है तुम्हें स्कूटी नहीं मिलेगी, दंड देते हैं, या कई बार चपेट भी लगा देते हैं, हालांकि अब तो इस पर रोक है। तो सीखने इन सब चीजों से वो सीखता है। लेकिन वयस्क छात्र एडल्ट में बिल्कुल अलग होता है। अगर एडल्ट छात्र को आप मारोगे, मार के नहीं सिखा सकते, क्योंकि अब उनके अंदर खुद की बुद्धि इतनी विकसित हो गई है, नहीं मिला कोई बात नहीं, ये खुद प्रोत्साहित होते हैं, खुद को प्रोत्साहित करते हैं, इनकी चिंतन जो है शैली बढ़ती है, सोचते हैं अगर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, हमें करना चाहिए। तो वो सेल्फ उनके अंदर से आती है, थोड़ा सा पुश करने की जरूरत होती है माँ बाप को या टीचर को। तो दोनों में जो प्रेरणा होती है उसका प्रोसेस अलग होता है, एडोलसेंस और एडल्ट में ये फर्क होता है। अब हम आते हैं
आवश्यकता रेमेडी, उनकी जो जरूरत है उसको वो कैसे पूर्ति करें, रेमेडी मतलब जो कठिनाई है उसको कैसे दूर करे, उसको कैसे इलाज करे। तो कहते हैं किशोर छात्र टीचिंग मेथड्स, टीचर के ज्ञान से, सलाह से जरूरतों समस्याओं का समाधान करता है। कि कुछ समस्या हुई तो टीचर को बताता है, सर ये प्रॉब्लम है, कैसे हम ठीक करें, समझ नहीं आ रहा है, तो टीचर उनकी मदद करते हैं। लेकिन जो एडल्ट छात्र होते हैं वो तो कहते हैं ठीक है समस्या आई, उसका फिर मूल्यांकन खुद ही करते हैं, खुद ही उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, और फिर जो है जो टीचिंग टूल्स हैं उसका इस्तेमाल खुद ही करते हैं। कहीं जरूरत पड़ी तो थोड़ा निर्देश जो है अपने टीचर से ले लेंगे, गाइड से ले लेंगे, और अपना उसका निदान यानी कि रेमेडी खुद ही ढूंढ लेते हैं। ये एडल्ट और एडोलसेंस में ये फर्क है। डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो जो एडोलसेंस वाले हैं वो अपने से बड़ों पर निर्भर, यानी अपने से टीचर पर निर्भर करेंगे, अपने सीनियर पर निर्भर करेंगे पूरी तरह से दिशा निर्देश के लिए, अब क्या करना है बताओ, क्या करना है बताओ। लेकिन जो एडल्ट छात्र हैं वो क्या करते हैं, वो आत्म केंद्रित रहते हैं, उनकी टीचर पर निर्भरता बहुत ही कम होती है। उनको पता है कि टीचर से कहाँ मदद लेनी है, बाकी काम हमें खुद ही। जैसे गांव घर में कोई पर्व त्योहार हुआ या कोई फंक्शन होता है तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बच्चे उनसे पूछते हैं क्या करना बताओ, आप बस निर्देश तो बैठे रहो, काम तो हम करेंगे, बताओ कहाँ गलती हो रही है आप बताते जाओ। उसी को यहाँ समझेंगे, एक को मान लेंगे एडोलसेंस वाला और एक को मान लेंगे एडल्ट। प्रखरता की बात आते हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि भविष्य के प्रति वो कितने उत्सुक होते हैं। तो जो एडोलसेंस होते हैं ना वो भविष्य के प्रति उत्सुक बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो चीजें नहीं देखी उनको देखने के प्रति, उनको करने के प्रति, हम तो वैज्ञानिक बनेंगे। आज फिल्म देखकर आ गए, फिल्म देखकर आए कि अक्षय कुमार जो है वहाँ वैज्ञानिक बने हुए, उन्होंने जो है मंगल पर जो है मंगलयान भेज दिया। उनके अंदर इस जिज्ञासा आती कल को हम भी वैज्ञानिक बने। किसी डॉक्टर के बारे में सुनते हैं, उनकी बड़ाई सुनते हैं न्यूज़पेपर टीवी में, तो कहते सोचता है कि मैं भी डॉक्टर बन जाऊं। उत्सुकता होती है, विषय को लेकर वो केंद्रित होते हैं, एक विषय को लेकर के, यानी कि सब्जेक्ट सेंट्रिक होते हैं। लेकिन वहीं जो एडल्ट होते हैं वो परिणाम को लेकर उत्सुक होते हैं, वो भविष्य को लेकर उत्सुक नहीं होते कि रिजल्ट क्या आने वाला है। वो समस्या केंद्रित यानी कि प्रॉब्लम सेंट्रिक प्रवृत्ति उनकी होती है, और इनका होता है सब्जेक्ट सेंट्रिक। अगर आ जाए कि सब्जेक्ट सेंट्रिक जुड़ा हुआ है एडोलसेंस से, एडल्ट से, तो सब्जेक्ट सेंट्रिक जुड़ा हुआ है एडोलसेंस से, और इधर है प्रॉब्लम सेंट्रिक जुड़ा हुआ है एडल्ट से। इनको परिणाम चाहिए, समस्या कहाँ आ रहे है उसका समाधान कैसे करेंगे, यहाँ पर है इनका। और इनका समस्या समाधान का अभी नहीं है, ये तो है, आप देख रहे हैं अपना। अब आते हैं ज्ञान अर्जन, नॉलेज को स्टोर करने वाली बात। यहाँ पर क्या आएगा, इनकी ज्ञान अर्जन क्षमता लचीली होती है, यानी बहुत जल्दी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जो होते हैं एडल्ट वाले जो होते हैं, वयस्क स्टूडेंट होते हैं, वो जल्दी सहजता से ज्ञान अर्जन नहीं करते हैं, सुनते हैं, तौलते हैं और अपना रिएक्शन भी देते हैं कि नहीं ये जो कह रहे हो पता नहीं ये कितना सही है, जितना ज्ञान पढ़ा हुआ है उसके तराजू पर तौलेंगे। फिर संदेह उत्पन्न होगा, वो सवाल पूछेंगे, या सवाल नहीं पूछ रहे तो दूसरे पुस्तकों में उसको ढूंढेंगे, खंगालेंगे, तब जा करके हम उस ज्ञान को अपने अंदर बिठाएंगे। लेकिन जो एडोलसेंस वाले हैं वो तो टीचर ने कहा, एक आध सवाल हुआ तो हुआ, जिज्ञासा हुआ तो हुआ, नहीं तो बहुत सहजता से टीचर की बात को मान लेते हैं। अब आते हैं अधिगम का उद्देश्य जो है, इनका उद्देश्य टीचिंग मेथड्स के मुताबिक तय होता है, इनका एडोलसेंस का। लेकिन जो वयस्क होते हैं, एडल्ट स्टूडेंट होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, इनका उद्देश्य लचीला होता है, जिसका निर्धारण वो आपसी विचार विमर्श से करते हैं, या खुद से भी कई बार अंदर से विचार विमर्श करके, खुद से आत्ममंथन करके कर लेते हैं। अब आते हैं अधिगम की गति को लेकर के, सीखने का जो प्रोसेस है कितना तेज है किसका, उसकी गति कितनी है। तो कहते हैं एडोलसेंस वाले के सीखने की गति तेज नहीं है, प्रशिक्षक यानी कि टीचर पर डिपेंड करता है, ट्रेनर पर डिपेंड करता है। लेकिन जो वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, शिक्षार्थी, इनके सीखने की गति में दोनों की हिस्सेदारी होती है। उतनी ही उनकी भी हिस्सेदारी होती है, उतने भी टीचर की भी हिस्सेदारी होती है। एडोलसेंस वाले में क्या है, टीचर की ज्यादा होती है और छात्र की कम होती है। एडल्ट वाले में शिक्षक छात्र की
बराबर हिस्सेदारी होती है, आपस में बातचीत करते हैं, खुल के बातचीत होती है, और फिर बातचीत से निर्धारित करते हैं और नियंत्रित करते हैं अधिगम की गति को, कितना सीखना चाहिए। जैसे कोई बच्चा ये नहीं कह सकता क्लास में 5th 6th क्लास का 7th 8th क्लास का कि मैडम अब हो गया, आज पढ़ने का मन नहीं, अब रहने दो। लेकिन हम लोगों की क्लास में ऐसा है, एडल्ट क्लास में हम खुल के बोलते हैं नहीं अब ज्यादा हो रहा है, तो हम कह देते हैं माइक खोलकर हैंड रेज कर करके, सर अब रहने दो, अब ऊपर से जा रहा है, इतना तक हम करेंगे तो ठीक होगा। फिर टीचर कहते हैं अच्छा दिक्कत हो रही है, कहते हैं जी दिक्कत हो रही है, अब आज इतना याद कर लेते हैं। ये क्या, वो आपस में बातचीत किया, टीचर ने भी उनकी बात समझी और उन्होंने भी समझा कि नहीं अब इतना ही रहना है, तो यहाँ पर तकरीबन फिर टीचर रुक जाते हैं, नहीं ठीक है यहीं पर रहने देते हैं। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता, वो अपनी बात, डर लगता है उनको टीचर के सामने बोलना, अरे ऐसे कैसे बोल देंगे, बेइज्जती मानी जाएगी, हमें पनिश किया जा सकता है। अब आते हैं इवेल्युएशन पे, मूल्यांकन पे। तो इनका मूल्यांकन कैसे होता है एडोलसेंस का, तो टीचर उनको मार्क्स देते हैं, ग्रेड देते हैं, तो उसका उससे उनका जो है इवेल्युएशन होता है। और जो एडल्ट वाले इनका इवेल्युएशन कैसे होता है, इनका इवेल्युएशन दूसरे छात्रों ने जो काम किया उससे इनका कंपैरिजन होता है, उन्होंने बेटर किया, तुमने उससे ज्यादा बेटर किया, तो तुम्हारा जो है अच्छा माना जाएगा। या फिर जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने कोई मानक तैयार किया हुआ है, जैसे पीएचडी में बहुत सारे मानक तैयार होते हैं, उस मानक के हिसाब से आपको थीसिस लिखना पड़ता है, उस थीसिस को कई बार चेक किया जाता है, कहीं किसी और का तो उसमें मैटर आपने नहीं ले लिया हुआ है, तो वो उसको क्या कहते हैं, मानदंड कहते हैं। वो मानदंड के आधार पर आपका इवेल्युएशन किया जाता है। यहां तक हो गया हमारा, दोनों में हम फर्क देख रहे थे। अब ये वाला एडोलसेंस यानी कि किशोर और वयस्क हमारा कंप्लीट हो गया। आगे जो हमें पढ़ना हमारे सिलेबस के मुताबिक हमने लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ये हमें है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वैयक्तिक विभिन्नताएं, यानी कि दो आदमी का व्यक्तित्व अलग अलग हो सकता है, दोनों एक नहीं हो सकता है, तो वो कैसे है, कैसे उसको डिवीजन किया हुआ है, क्या उसके कारक हैं, ये हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, जब ये यूनिट हो जाएगा, जो लेखा जी ने सवाल उठाया था बहुत अच्छा सवाल था कि पढ़ तो लेते हैं, समझ में आता है, लेकिन हिंदी इतनी टफ आता है एग्जाम में कि हम उस समय एग्जाम में समझ नहीं आता क्या आंसर होगा। तो जब हम ये एक यूनिट पढ़ेंगे, फिर हम इसके एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू के दौरान हम इसका रिवीजन भी कर लेंगे, तो आ जाएगा। कहते हैं संसार में मौजूद कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरह से एक जैसा नहीं होता है। यहाँ तक कि मान लो जो जुड़वा भी है, तो देखने में चेहरा नैन नक्श भले ही एक हो जाए, लेकिन गुणों को लेकर के उनकी जो है बुद्धि समान नहीं होती, उनका स्वभाव समान नहीं होता, उनकी मानसिक क्षमता समान नहीं होते, कई असमानताएं फिर भी होती हैं, वही उनकी पर्सनैलिटी तय करती है। पर्सनैलिटी सिर्फ चेहरा देख करके तो नहीं है, पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीजें आती है, इंटरनल जो है एस्पेक्ट्स भी उसमें आते हैं। तो क्या क्या है, कहा गया वैयक्तिक विभिन्नताओं को लेकर के कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी बात रखी है, वो देख लेते हैं। एक विद्वान हुए, मनोवैज्ञानिक हुए स्किनर। तो स्किनर के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जो ये वैयक्तिक विभिन्नता है, उससे हमारा तात्पर्य है कि पर्सनालिटी के उन सभी पहलुओं से जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी जैसे अगर हम कहें विरा किशोर जी की पर्सनालिटी, और उधर हम रख लें आनंद जी की पर्सनालिटी, अब हम इनका दोनों का जितने पहलुओं पर इनका हम जो है कंपैरिजन कर सकते हैं, जितने पहलुओं को लेकर के, जितने पहलुओं को लेकर के मापेंगे इनको, वो सब वैयक्तिक विभिन्नताओं में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं जेम्स ड्रेवर के मुताबिक। जेम्स ड्रेवर भी एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखती है उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। यानी कि मान लीजिए एक समूह है 10 लोगों का, उस 10 लोगों के समूह का हमने रखा हुआ है कि इनकी पर्सनैलिटी तकरीबन एक जैसी होगी, इनके ये गुण होने चाहिए, ये गुण होने चाहिए, इस ग्रुप को ऐसा करना चाहिए, इस ग्रुप को ऐसा करना चाहिए, नियम कानून बनाया हुआ है। लेकिन उसमें से भी अगर किसी एक पर्सन को उठाएं, तो अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के जो औसत हमने तय किया हुआ है, उससे जो उसमें डिफरेंस है, कोई हो सकता है उस औसत से थोड़ा नीचे हो,
शारीरिक में या मानसिक में थोड़ा नीचे हो, तो कोई थोड़ा ज्यादा हो, कोई 5% ज्यादा हो, कोई 10%, कोई 20% ज्यादा हो। तो जो भिन्नता है उस औसत से कम या ज्यादा, उसी को कहते हैं वैयक्तिक भिन्नता। तीसरे जो मनोवैज्ञानिक हुए वो हुए टॉयलर। टॉयलर के मुताबिक शरीर के रूप रंग, आकार शरीर का, शरीर के कार्य करने की क्षमता, गति, बुद्धि, ज्ञान और उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि जितने भी लक्षण होते हैं उनमें पाई जाने वाली जो भिन्नता होती है वही वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसको हम कहते हैं टॉयलर के मुताबिक। अब आते हैं वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कितने टाइप्स हो सकते हैं। भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, परिवार समुदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कई आधार पर हो सकते हैं। एक एक हम देखते हैं। पहला देखते हैं भाषा के आधार पर। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति में या प्रत्येक छात्र में भाषा के विकास की विभिन्न अवस्था होती है। कुछ बहुत निपुण होते हैं, कुछ सामान्य ज्ञान वाले होते हैं। अब हिंदी की ही बात ले लें, हो सकता है कुछ लोग हिंदी में मास्टर किए होंगे, बहुत अच्छा ज्ञान होगा हिंदी का। कुछ लोग जो ठीक है काम लायक हम समझ गए, काम लायक हमने लिख लिया, इतना से हमारा काम चल जाएगा। अगर हमें किसी की पर्सनैलिटी को डिफरेंस करना होगा भाषा के आधार पर, तो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन जो है बहुत अच्छा ज्ञानी है हिंदी का। चलो हिंदी में कोई समस्या है उनसे पूछ लेंगे, कोई कहेंगे नहीं हिंदी समझ तो जाते हैं लेकिन ये बहुत अच्छे ज्ञानी नहीं है हिंदी के। तो दो लोगों को हमने इस आधार पर भी डिफरेंसेस कर दिया। उसके बाद क्या है, लिंग के आधार पर। लिंग क्या हुआ, स्त्री पुरुष हो गया, थर्ड जेंडर भी होता है। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि स्त्री और पुरुष में, हम लोगों ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा ह्यूमन बॉडी का, शारीरिक संरचना में कई फर्क होता है। हार्ट की साइज में फर्क होता है, लंग्स कैपेसिटी में फर्क होता है, पेल्विक फ्लोर मसल्स में फर्क होता है, एक में फैटी ज्यादा होता है, एक में मसल्स ज्यादा हैवी होता है। तो इस फर्क के आधार पर भी क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाते हैं, यानी लिंग के आधार पर। अब बुद्धि के आधार पर भी होता है। रिसर्च से साबित हो चुका है सभी व्यक्ति की बुद्धि एक समान नहीं होती है। उसके कई टाइप्स दिए हुए, कैसे हम जांचेंगे वो नीचे लिखा हुआ है। तो बुद्धि भी अलग अलग होती है, कोई बहुत जल्दी एक बार में ही चीजों को समझ लेता है और किसी किसी को 4 बार 5 बार उसी चीज को ध्यान लगाना पड़ता है, तब जा करके वो उसको आत्मसात कर पाते हैं। उसके बाद है परिवार एवं समुदाय के आधार पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कैसे, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कहाँ होता है, जिस परिवार से है उस परिवार में या जिस समुदाय से वो संबंध रखते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है उस व्यक्ति पर। इसीलिए दो व्यक्तियों में, हम किसी और समाज से आए हुए हैं, लेखा जी राजस्थान के किसी समाज से आए हुए, बीरा किशोर जी हैं उड़ीसा के समाज से आए हुए हैं। तो दोनों लोगों के भाषा में फर्क हो जाएगा, पर्सनैलिटी में फर्क हो जाएगा, खान पान में फर्क हो जाएगा, यानी कि अपने परिवार और समुदाय का असर होगा। अगर एक साथ हम खाने के लिए बैठ जाए तो किसी को कोई चीज ज्यादा पसंद होगा, किसी को दूसरा पसंद होगा, तो परिवार समुदाय का असर होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ये भी भूमिका निभाता है। अब हम कहते हैं जाति के आधार पर। हमने एक पूर्वाग्रह ये पाल रखा है कि जाति के आधार पर भी सोच और मान्यताएं अलग होती है। ठीक है, होती है, लेकिन इसमें पूर्वाग्रह ज्यादा है जिससे कि समाज को नुकसान ही पहुंच रहा है। हम वो नहीं भी है तो भी हम जाति को आगे करके ऐसा पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए हमें इससे हटकर सोचने की जरूरत है। जाति के आधार पर सकारात्मक चीजों को ही अपनाएं, नकारात्मक चीजों से दूर रहें। उसके बाद है संवेग के आधार पर। संवेग से यहाँ तात्पर्य है इमोशन से कहा गया है यहाँ पर। कुछ बच्चे शांत स्वभाव के होते हैं, यानी संवेग मतलब स्वभाव भी कह लो, आपके इमोशनल इंटरनल चीजें जो हुई। कुछ बच्चा बहुत शांत स्वभाव का होता है, स्टूडेंट बहुत शांत स्वभाव का होता है। कुछ उग्र स्वभाव का होता है, चिड़चिड़ा होता है, या बहुत अलग एक व्यवहार होता है, तुरंत रिएक्शन देना है। अपने ही क्लास में बहुत सारे होंगे ऐसा व्यवहार होता है। गलत या सही पर हम अभी नहीं जा रहे हैं, क्या गलत क्या सही है, इस संवेग स्वभाव की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद धार्मिक आधार पर। अब देखिए, हर धर्म जो है भाईचारा का संदेश देता है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो कहता है
कि दूसरे धर्म वाले को जाके मार दो। भाईचारे का संदेश देता है, लेकिन उसकी व्याख्या करने वाले मामला गड़बड़ कर देते हैं। तो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों में धार्मिक आधार पर भी वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। एक टोपी पहनेगा, एक तिलक लगाएगा, एक पाग पहनेगा, तो विभिन्नताएं उसको देख करके हमें पता चल जाता है अमुक व्यक्ति अमुक धर्म से संबंध रखता होगा। अब हम पीके वाली फिल्म का नहीं करेंगे, इसका उनको पहना देंगे, उसका उनको पहना दे, वो विशेष स्थिति थी, सामान्य स्थिति की बात हो रही है। तो कई बार धार्मिक आधार पर भी आचरण और व्यवहार अलग होता है, वो धर्म के हिसाब से व्यवहार आचरण चेंज हो जाता है। उसके बाद आते हैं शारीरिक विकास के आधार पर। ये भी हम लोग ऐसी भावना बनाते हैं या डिफरेंसेस दिखाने के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखाने के लिए कहते हैं, अरे दो आदमी मिले थे ना, हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा सा लाइट लाइट कलर था, फेयर कलर था, नहीं थोड़ा सा डार्क कलर था। तो हम लोग वहां भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखा करके बात करते, जब समझ में नहीं आती तो ऐसे कहते, कई बार कहते नहीं नहीं एक वो हाइट लंबा था ना, वो वाले की बात कर रहा हूँ, और नहीं एक छोटा हाइट वाला था ना, वो वाला इससे संबंधित है। तो हम लोग वहां भी शारीरिक विकास के आधार पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस करते हैं। अब आते व्यक्तित्व के आधार पर, पर्सनैलिटी के आधार पर। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी होते हैं, तो व्यक्तित्व में इससे अंतर आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये बच्चा बहिर्मुखी है, ये अंतर्मुखी है। उसके बाद है कौशल के आधार पर, उनके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी है, कौन कितना कुशल है किसी चीज में, तकनीक के क्षेत्र में। तो कहते कुछ लोग किसी काम को करने में ज्यादा कुशल होते हैं, तो दूसरे उनके मुकाबले कम होते हैं। अभी अपने ही क्लास में ले लें, तो जो एज जिनकी ज्यादा होगी, उनको अगर कहीं टाइपिंग वाला काम कर दो, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज का, ये कंप्यूटर वाला कुछ देख लो, तो वो जो है थोड़ा कम जल्दी कहेंगे अरे मुझसे नहीं होगा, किसी और से करवा लो। जो नई जनरेशन के लोग हैं वो क्या करेंगे, कहेंगे हाँ हाँ मुझे दे दो, मुझे टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, मैं फटाफट पीपीटी बना करके आपको दे दूंगा। तो ये क्या होगा, गत्यात्मक कौशल के आधार पर भी उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या काम होगा, का कुछ काम भी तो होगा, वो भी देखेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं कि इसके कारण क्या है। हालांकि उसमें कारण भी छिपा हुआ था, लेकिन कई और चीजें हैं जो यहाँ अलग अलग करके बताए गए कारण में। जैसे वंशानुगत कारण कह रहे हैं कि अगर एक आदमी के जीन में जो चीज है, जैसे पिता अगर गुस्सैल होते हैं, तो माना जाता है कि शायद उनका बच्चा भी बहुत गुस्सैल होगा। या एक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है, तो उनका वंशानुगत भी जो है दूसरे धार्मिक होंगे। एक पूजा पाठ कराने वाले हैं, दूसरा भी जो है पूजा पाठ शायद उस परंपरा को अपना ले। जरूरी नहीं है, लेकिन वंशानुगत असर होता है, रीजन में एक आ सकता है। इसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस वंशानुगत के हिसाब से भी होता है। उसके बाद वातावरण का परिवेश होता है, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो, जिस परिवेश में बच्चा पलता है, जिस प्रकार का पारिवारिक सामाजिक वातावरण होगा, तो उसी हिसाब से उस बच्चे का जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। उसकी वजह से भी डिफरेंसेस आ जाएंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो हम कह देंगे कि वीरा किशोर जी का अलग व्यक्तित्व है, अलग परिवेश से आए हैं, खान पान व्यवहार अलग है, और आनंद जी का अलग है। आयु एवं बुद्धि के हिसाब से, बच्चों की आयु जब छोटी है तो उनके सोचने का तरीका भी वैसे ही होता है। अब उनकी तुलना किसी एडल्ट से करेंगे, एडोलसेंस की तुलना एडल्ट से करेंगे, अभी हम लोग कर चुके हैं। आयु और बुद्धि का फर्क होता है। हम लोगों ने देखा था कि एक कहते हैं तुम मतलब क्या कहते हैं, प्यार हो जाता है, कहते हैं कि मेरी मतलब तुम मेरी नहीं हो सकते, किसी की नहीं होने दूंगा। और दूसरा कहता है एडल्ट, कोई बात नहीं, तुम नहीं कोई और सही, मतलब एक समझाने के लिए। तो आयु और बुद्धि का फर्क हो जाता है। परिपक्वता की बात करते हैं, मैच्योरिटी की, तो मैच्योरिटी में क्या होता है, छात्र के कार्य करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। कम मैच्योर जो है उसमें अलग क्षमता होगी, ज्यादा मैच्योर में अलग क्षमता होती है परिपक्वता की। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक क्या है, एक बच्चा तब तक नहीं सीख सकता है जब तक वह सीखने के लिए तैयार ना हो अथवा परिपक्व ना हो। किसी चीज को आपको बार बार बच्चे को समझाना पड़ता है, आपको पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, उसके दिमाग को परिपक्व बनाना पड़ता है। और यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती है, अनवरत और लंबी चलती है। उसके बाद है लैंगिक विभिन्नताएं, लिंग के आधार पर विभिन्नताएं, सेक्स के आधार पर विभिन्नताएं। तो सेक्स के आधार पर जो
इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं। ये भी अहम कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए कि पर्सनैलिटी एक महिला की अलग हो सकती है, एक जेंट्स की पर्सनैलिटी अलग होगी, एक लेडीज छात्र हो अगर, मतलब कि गर्ल है स्टूडेंट और बॉय स्टूडेंट है, दोनों की अलग अलग क्षमता भी हो सकती है। गर्ल्स को ऐसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है अपने शरीर को लेकर के, और जेंट्स को है या लड़के को वो सब सामना नहीं करना पड़ता है। तो डिफरेंसेस तो आ गए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस शिक्षा को लेकर के, कि अगर एक ही ग्रुप में दो तरह के लोग हैं, दो स्टूडेंट, एक है ज्यादा शिक्षित है, एक जो है कम शिक्षित है, तो उनके व्यवहार में भी फर्क होगा, उनके सोचने के तरीके में फर्क होगा, उनके काम करने की कुशलता में फर्क होगा, टेक्नोलॉजी में फर्क होगा। तो ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इससे भी पता चलता है, यानी कि शिक्षा भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक कारक है। समाज, हर समाज की अपनी मान्यताएं होती हैं, अपने नैतिक मूल्य होते हैं, कुछ नियम होता है जिसमें वो बंधा होता है। तो उस समाज के आदमी दूसरे समाज के आदमी से अगर तुलना करें तो दोनों के गुणों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाएंगे। या उसी समाज के व्यक्ति में आपस में भी अगर करें तो दो आदमी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस वहां भी पाए जाएंगे। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस जानने के तरीके क्या होते हैं मनोविज्ञान में? मनोवैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन करने के लिए कई परीक्षण का विकास किया है। कैसे? जैसे बुद्धि परीक्षण होता है, इसका अलग प्रोसेस होता है, उसके द्वारा बुद्धि का परीक्षण होता है। एक से तो मैं भी गुजर चुका हूँ। जब मैं पत्रकार था, अमर उजाला में नौकरी करता था, तो उन्होंने शुरुआत में ट्रेनिंग की पीरियड होती है, उसके बाद जब उनको परमानेंट करना था तो मुझे एक साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मुझे ही नहीं, वो वहां से कई लोगों को भेजा था। मेरे साथ तकरीबन 4 लोग गए थे, अलग अलग शेड्यूल दिया हुआ था कि इस दिन 4 लोग जाएंगे, उस दिन 4 लोग जाएंगे। तो जब हम उनके गए तो उनके दफ्तर में गए, और घर में ही उनका दफ्तर था। तो वहां पर क्या हुआ, बुद्धि परीक्षण करने के लिए उन्होंने एक पेज दिया जिसमें तस्वीर बनी हुई थी, और एक खाली पेज दिया। उन्होंने कहा इस तस्वीर को देख करके आप एक कहानी लिखो, और इतना समय है, इतने समय में आपको कहानी लिखना है। हमने कहा इसमें क्या लिखना, कुछ कहानी कुछ नहीं, तो तस्वीर देख के जो आपको समझ में आ रहा है वो लिखो। यानी कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि इस तस्वीर को देख करके हमारी बुद्धि क्या काम करती है, हम उसको देख करके क्या हम समझ पा रहे हैं। कोई निगेटिव समझ पा रहा है, कोई पॉजिटिव समझ पा रहा है, कोई न्यूट्रल समझ पा रहा है। तो उससे जो है वो साइकोलॉजिस्ट एक रिपोर्ट बना करके फिर कंपनी को भेजती है, इनका हमने बुद्धि परीक्षण किया, इनकी क्षमता सोचने की इतनी है, ये सकारात्मक सोच का है कि नकारात्मक सोच का है, उससे कई चीजें पता चलती है। तो उसमें जो है उस तस्वीर के हिसाब से हमने भी एक कहानी लिख करके दी थी। हालांकि उसका रिपोर्ट क्या आया मुझे आज तक पता नहीं चला, क्योंकि वो गुप्त रिपोर्ट होती है, कंपनी बताती नहीं एम्प्लॉय को, उसके आधार पर वो फैसला लेती होगी। उसके बाद उपलब्धि का परीक्षण है, संवेग का परीक्षण है कि आपके अंदर इमोशनल भावना को लेकर उसका भी परीक्षण होता है, अभिवृत्ति का परीक्षण होता है, आपकी अभिरुचि किस चीज में उसका भी परीक्षण होता है, मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा तरीका अपनाया हुआ है। आपकी पर्सनालिटी का भी परीक्षण होता है, उसका भी तरीका मौजूद है। 6 तरीकों के बारे में यहाँ बात की गई है। अब हम देखते हैं कि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इसका इस्तेमाल और कहाँ किया जा सकता है। छात्र को अगर हम लेकर देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, तो नहीं, इसका इस्तेमाल होता है, ऐसे होता है। पहला तो होता है शिक्षा के स्वरूप में, पहला मान लेंगे, और दूसरा होता है सिलेबस के निर्धारण में। इन दोनों जगह पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। शिक्षा के स्वरूप का मतलब हुआ छात्रों में रुचि, क्षमता, योग्यता में अगर अंतर होता है तो इसलिए सबके लिए समान शिक्षा नहीं हो सकती है, यानी कि अलग अलग ग्रुप बना करके अलग अलग आपको शिक्षा का देने का तरीका होगा, एक ही चीज को बताने का तरीका अलग हो जाएगा। अब जैसे कि 2 उदाहरण इसमें देख सकते हैं। छोटा बच्चा होता है, उनको खेल खेल में कोई खिलौना बता करके, उंगली बता करके, या कोई पोस्टर दे करके उनको समझाया जाता है, एक आम है बेटा देखो, 1 मैंगो, 2 मैंगो, 3 मैंगो। जब बड़ी क्लास का बच्चा होता है उनको समझाने का तरीका अलग होता है। तो हो गए ना डिफरेंसेस। लेकिन एक डिफरेंसेस सेम एज वालों में होती है। मान लीजिए 12 साल का एक बच्चा है जो पूरी तरह स्वस्थ है मानसिक और शारीरिक तौर पर, 12 साल का दूसरा बच्चा है जो दिव्यांग है मानसिक और शारीरिक तौर पर।
क्या दोनों को एक ही तरह से पढ़ाया जाएगा? नहीं, दिव्यांग बच्चों का स्कूल अलग होता है, उसके पढ़ाने का पैटर्न अलग होता है। उनको जो 6th क्लास का अगर बच्चा है, उसका जो सिलेबस है वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है, उनका सिलेबस में बहुत कम होता है, कम चीजें होती हैं। उनकी कैपेसिटी, माइंड की जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी, उसके हिसाब से उसको तरीका, पैटर्न उसका बनाया जाता है पढ़ाने का। उसके बाद क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर सही जानकारी स्कूल मैनेजमेंट को होगा, टीचर्स को होगा, तो क्लास का वर्गीकरण भी वो सही तरीके से करेंगे। देखते हैं ना, एक ही क्लास का 6th क्लास या 7th क्लास हमारे बच्चे पढ़ते होंगे अलग अलग क्लास में, तो उसमें क्या होता है, ग्रुप बटा होता है। ये ए ग्रुप में है, ये बी में है, सी में है, डी में है, ई में है। तो कैसे जो उस ग्रुप को कैसे मैनेज किया जाता है? आपको क्या लगता है यूं ही किसी को डाल दिया जाता? नहीं, उसके मार्क्स के हिसाब से उसका जो सीट बनती है, उसकी बुद्धि के बारे में सारी जानकारी, एक एक चीज टीचर और मैनेजमेंट को होता है। फिर वो जो है सबको मिक्स करके एक बेहतर ग्रुप बनाते हैं कि सबका बैलेंस बना रहे हर ग्रुप का। तब कहते हैं कौन सा सेक्शन है तुम्हारा बेटा? सेक्शन बी। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन सी। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन डी। यहाँ पर क्या चीज इस्तेमाल हुआ? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का इस्तेमाल हुआ। एक और चीज है, क्लास में छात्रों की संख्या तय करने में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान बहुत सहायक होता है। अब कहा गया यदि क्लास का अधिकतर बच्चा अधिगम यानी कि सीखने में, लर्निंग में कमजोर है, तो क्या करेंगे, उस क्लास में बच्चों की संख्या कम रखेंगे ताकि टीचर एक एक पर ज्यादा ध्यान दे पाए। और अगर सबकी टीचिंग की लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो एक क्लास में 50 भी रख दो, एक लेक्चर दिया, समझ में आया, एक दो को दिक्कत हो रही, एक दो बार बता दिया, आगे बढ़ गए। इसका मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का इस्तेमाल पढ़ाई में बहुत ज्यादा होता है। सिलेबस तैयार करने में भी हालांकि उसमें इंक्लूड है। कहते हैं सिलेबस तैयार करने में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का रोल बहुत बड़ा होता है। छात्रों की आयु का ध्यान रखा जाता है, हर क्लास के लिए एक ही सिलेबस नहीं होता है, उसकी क्षमता का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए तो नई शिक्षा पॉलिसी में 6th या 7th क्लास से उनको अलग अलग चीजें, टेक्निकल भी कहा गया है कि आप इंटर्नशिप भी करोगे, कंप्यूटर भी सीखोगे, एटीएल भी सीखोगे, कहा गया आप कोडिंग भी करोगे। तो अलग अलग उसकी क्षमता के हिसाब से उसके लिए चीजें बढ़ाई गई हैं, तो सिलेबस भी अलग अलग होता है। तो ये हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कंप्लीट हो गया। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अभी बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब जो हमारा आगे है वो है शिक्षण प्रभावक तत्व, यानी कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं। जैसे कि शिक्षण को कौन कौन प्रभावित, टीचिंग को कौन कौन प्रभावित करेगा? शिक्षक करेगा, छात्र करेगा, उसमें सामग्री करेगा, जिस स्कूल में है वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं, वहाँ किस तरह का एनवायरनमेंट है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, आपको कैसा आपका लैब है कंप्यूटर का। ये सारी चीजें आ जाएंगी टीचिंग को प्रभावित करने वाली, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू। तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ तक जो है आज जो पढ़ाया वो मैं अभी कॉपी करके पीडीएफ शेयर कर देता हूँ।